गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस करा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरीके से जो है सोसाइटी का हमने स्ट्रक्चर जाना था। कि सोसाइटी में जो है एरिस्टोक्रेसी थी और मिडल मैन फिर बाद में मर्ज हो गए। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा। फिर हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में भी पढ़ा कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक स्फीयर में भी और पॉलिटिकल स्फीयर में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1815 में नेपोलियन जो था 1804 में जो है वो नेपोलियन कोड लेके आए थे फ्रांस में। लेकिन 1815 में जब उनकी ट्रीटी ऑफ वाइना जो है वो साइन होती है, उनके वाटरलू में जो है नेपोलियन की हार हो जाती है और ट्रीटी ऑफ वाइना जो है वो साइन होती है। कौन कौन सी कंट्रीज थी याद है आपको? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये जो है ट्रीटी ऑफ वाइना जो है साइन करते हैं 1815 में। और जब 1815 में फिर से फ्रांस में जब नेपोलियन आया था, उसने जो है डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की को ले आया था। और अब जो है फिर से 1815 में जो है फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया था। जो बॉरबॉन डायनेस्टी जो पहले खत्म हो गई थी वो दोबारा से री एस्टैब्लिश कर दी गई ट्रीटी ऑफ वाइना के अंडर। ये सब आपको याद होगा कि किस तरीके से फ्रांस की बाउंड्री पे जो है नई टेरिटरीज को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को एस्टैब्लिश किया गया था। ये मैं आपको उसमें शो भी करना चाहूंगी एक बार। ये देखिए बेटे, ये मैप देखिए, इसमें देखिए ये फ्रांस है, ये आपको नीदरलैंड दिख रहा है। ये पूरा नीदरलैंड था जो कि फ्रांस की बाउंड्री पे क्रिएट किया गया था। और बेल्जियम जो था इसके अंडर आता है, ठीक है। बाद में जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो बेल्जियम है, एक मिनट बेटे, मैं एक मिनट। हाँ जी, देखिए बेल्जियम जो है वो इसके अंडर आता है। और यहाँ देखिए ये जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये मैंने आपसे बताया था ना कि सब कुछ चेंज किया था, लेकिन जो जर्मन स्टेट्स थी, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो थी 39 स्टेट्स की, जो नेपोलियन ने बनाई थी, इसको बिल्कुल टच नहीं किया है। जो रेड बाउंड्री से आपको शो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में पहले जर्मनी नहीं था, मैंने आपको बताया ना, नेशन स्टेट्स नहीं हुई थी तब उस टाइम पर। तो जर्मनी जो था उस टाइम पर नहीं था। प्रूशिया, प्रूशिया को हम ये मानते हैं कि प्रूशिया ही जो है वो बाद में, ये प्रूशिया इट वाज एन एम्पायर। तो प्रूशिया के अंडर जितना भी एरिया था और भी एरियाज मिलाकर जो है वो जर्मनी बाद में बना है, पहले नहीं था, ठीक है। तो सेक्सोनी को भी आप एक बार देख लीजिए, ये भी आपको बताया गया था। तो ये सारा आपको याद होगा कि कुछ रशिया को जो है पार्ट ऑफ पोलैंड दिया था। ये देखिए ये किंगडम ऑफ पोलैंड है, रशिया को जो है पोलैंड का हिस्सा दिया गया था, ठीक है। सेक्सोनी जो है वो प्रूशिया को दिया गया था, सेक्सोनी का कुछ पोर्शन। तो ये मैप आपको क्लियर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देखिए, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद लेटर ऑन कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। अब रेवोल्यूशनरीज की बारी थी, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। तो आज हमने जो पढ़ना है डेट इज, लास्ट क्लास में मैंने आपको जिसिपी मैजिनी के बारे में भी बताया था कि उन्होंने जो है अंडरग्राउंड सोसाइटीज जो है बनाई थी दो, एक यंग इटली इन मर्सिले और यंग यूरोप बनाई थी इन बर्ने। तो अब सीक्रेट सोसाइटीज का टाइम है, यानी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। और वो जो है मोनार्की को, ये जो कंजर्वेटिज्म जो आया था दोबारा से यूरोप में, जो कंजर्वेटिज्म आ गया उसको हटाना चाहते थे। तो अब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशंस का टाइम पीरियड डेट इज फ्रॉम 1830 से 1848। अभी तक 1830 तक जो है फ्रांस में जो है बॉरबॉन डायनेस्टी है, ठीक है ना। अब जो है 1830 में जो है तब क्या होता है हाल फ्रांस का, आज हम उसे पढ़ेंगे। तो देखिए, as conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. यानी कि आप कंजर्वेटिज्म का मतलब समझ, रूढ़ीवाद,
रूढ़िवाद रिजाइम्स जो थी वो अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लिबरलिज्म है, जो लिबरलिस्ट है या जो नेशनलिस्ट है, जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो रेवोल्यूशंस कर रहे हैं जगह जगह। क्यों? कहाँ कहाँ, इटली, जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर, जहां पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, आयरलैंड, पोलैंड, मतलब वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो कंजर्वेटिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मोनार्की को एंड करना चाहते हैं, और वहां अपने देश में डेमोक्रेसी या रिपब्लिक कंट्री बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। हाउ? थ्रू रेवोल्यूशंस, विद्रोह करके। ठीक है, तो इन रेवोल्यूशंस में किसने पार्टिसिपेट किया? दैट वाज, दे वर द लिबरल नेशनलिस्ट। और इसमें कौन कौन थे बेटे? बेसिकली मिडिल क्लास लोग थे, एजुकेटेड थे वो पीपल, और उनमें भी जैसे प्रोफेसर हो गए, स्कूल टीचर्स, ये सारे लोग जो थे मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और ये पढ़े लिखे थे, और ये रेवोल्यूशन लेके आ सकते थे। रेवोल्यूशन होता है कि किस तरीके से जो आपने सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है। रेवोल्यूशन ये पढ़े लिखे लोग ही जो अपने भाषण के थ्रू लोगों को जो है इम्प्रेस कर सकते थे, ताकि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो और वो मोनार्की के अगेंस्ट खड़े हो सके। तो सबसे पहले जो द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी फ्रांस में जो है बॉर्बन डायनेस्टी एस्टेब्लिश है, लेकिन अब फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, और जो द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन वर ओवरथ्रोन। यानी जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो फ्रांस में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको उखाड़ फेंका, और उसकी जगह कि भाई ये कहा गया कि अब जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। ठीक है, पहले तो सिर्फ मोनार्की थी, लेकिन अब राजा को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन उस टाइम पर राजा कौन था? विद लुइस फिलिप जो है वो हेड बनाए गए। अब आपको याद होगा मेटरनिक की बात हो रही है, ड्यूक मेटरनिक याद है, जिन्होंने ये बताया था किसको? जीसीपी मैजिनी को, कि ये हमारे मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। याद है आपको? जिन्होंने जो है कांग्रेस, वायना कांग्रेस का जो है गठन किया था, मतलब वहां हेड थे, वहां पे उन्होंने ही जो है वायना कांग्रेस को जो है वो करा था, होस्ट करा था बेसिकली। ठीक है ना? याद है? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन के जो थे वो थे राजकुमार थे, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक होता है बेटे राजकुमार। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो थे वो चांसलर थे, वहां के राजकुमार थे ड्यूक मेटरनिक। याद आ गया? तो इन्होंने अब एक फिर रिमार्क, देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब इनका एक और रिमार्क आ गया कि व्हेन फ्रांस नीजेस, कि जब फ्रांस जो है छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो जो बाकी जो यूरोप के हिस्से हैं वहां पर जुकाम हो जाता है उनको। यानी कि अब इन्होंने फिर एक कमेंट मार दिया, एक स्टेटमेंट दे दी। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि लास्ट टाइम जो थे ये जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रियन के चांसलर थे, इन्होंने ये कहा था कि जो ये थे हमारे जीसीपी मैजिनी, ये हमारी सोशल ऑर्डर के लिए डेंजरस एनिमी है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप को जो है ठंड लग जाती है। क्यों इन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि अब फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन हुआ, और वहां पर अब मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है ना? जो कंजर्वेटिज्म है, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी, बॉर्बन राजा जो है वहां पर एस्टेब्लिश हो गए थे, अब उसको जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी गई, और अब राजा जो है कौन है? लुइस फिलिप। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से जो ब्रुसेल, जो अभी मैंने आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से फ्री हो जाती है, क्योंकि अब रेवोल्यूशन हो रहा है, जगह जगह लोग विद्रोह कर रहे हैं मोनार्की के खिलाफ, और अपने आपको एक नेशन स्टेट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये एक और इम्पोर्टेंस है, ग्रीक ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी मैंने आपको मैप जो दिखाया था उसको मैं फिर से शो करना चाहूंगी। ये देखिए बेटे, ये जो है ग्रीस है, ये जो ग्रीस है, यहां पर ऑटोमन एम्पायर का राज था।
टर्क्स जो होते हैं ना, वो मुस्लिम टर्क्स जो थे उनका राज था, उनके अंडर में था ये। देखो ऑटोमन एम्पायर के अंडर है ये ग्रीस, ठीक है। लेकिन जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी ना, मतलब ये जो यूरोपियन में जो लोग थे, वो ये समझते थे कि ये ग्रीस में जो है, यहाँ से हमारी सिविलाइजेशन का जो है स्टार्ट हुई है, मतलब ये इसको एक क्रेडल समझते थे अपनी सिविलाइजेशन का। तो इसीलिए ये चाहते थे कि इनको हम ऑटोमन एम्पायर से, टर्क से जो है फ्री कराएं, जो यूरोपियंस थे। ठीक है, तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ग्रीक जो था 15 सेंचुरी तक। तो ये वहां पर भी इंडिपेंडेंस की बात हुई। 1821 में जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाने लगी। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स व्हिच बिगेन इन 1821। ठीक है, अब जो ग्रीक्स जो दूसरी जगह भी रह रहे थे, द नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स, जो दूसरी जगहों पर रह रहे थे यूरोप की दूसरे हिस्सों में, उन्होंने भी जो है इन ग्रीक्स का सपोर्ट करा ताकि ये फ्री हो सके। किसके एम्पायर से? ऑटोमन एम्पायर से। ठीक है, क्यों उन्हें ऐसा लगता था? क्यों वो ये ग्रीक्स की मदद कर रहे थे जो दूसरी जगहों पर रह रहे थे? क्योंकि वो ये समझते थे कि जो ग्रीस है, इट इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यहाँ से जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हुई है। इसीलिए चाहते थे कि मुस्लिम एम्पायर से इसको आजादी मिल सके। तो यहाँ पर एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने जो है फंड्स को ऑर्गेनाइज करा, और लेटर ऑन ये फीवर से मर भी गए थे 1824 में। तो ग्रीस को जो है इंडिपेंडेंस मिली, समझौता हुआ यूरोपियन कंट्रीज में और ऑटोमन एम्पायर के बीच में। तो क्या समझौता हुआ? दैट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ठीक है, एक समझौता हुआ और जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीक को जो है आजाद कर दिया, फ्री कर दिया अपने उसमें से, अपने एम्पायर में से, मतलब उसको इंडिपेंडेंस दे दी। ठीक है, तो ये आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये कब हुई गई? 1832 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो अब आपने देखा कि यूरोप में, फ्रांस में जो है 1830 में रेवोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से जो है अलग अलग हिस्सों में यूरोप के, वहां पर भी नेशनलिज्म की भावना जो है जाग रही है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, ये बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, ये अभी नेशनल, ये एक जस्ट आपको बताया गया कि किस तरीके से नेशनलिज्म की वहां पर फीलिंग लोगों में डेवलप हुई, ऐसा क्या हो रहा था जिस वजह से लोगों में अपने देश के प्रति प्यार उमड़ रहा था। तो ये रोमांटिसिज्म है बेटे, इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब ये एक आइडियोलॉजी है, ये जो रोमांटिसिज्म है ना, इट इज जस्ट अ ट्रेंड, इट इज एन आइडियोलॉजी, जो कि यूरोप में बेसिकली 18 सेंचुरी में ये स्टार्ट हो गई थी। कि मतलब इसमें ये कहा गया था कि कल्चर जो है लोगों को अपने देश के प्रति प्यार जगाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। और ये जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, जो ये बातें करते थे रोमांटिज्म की, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि आप रीजंस और साइंस को छोड़ो और कल्चर के थ्रू आप लोगों में जो है फीलिंग नेशनलिस्ट की भावना डालो। क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा था कि हमें जो है नेशन स्टेट बनना चाहिए, हमें जो है इन एम्पायर से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जो है नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में, ये जो रोमांटिसिज्म था, ये जो आइडियोलॉजी थी कि कल्चरल मूवमेंट जो चल रहा था उस टाइम पर यूरोप में, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक, तो अदर रोमांटिक, देखिए, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, ये जितने भी रोमांटिज्म के जितने भी पोएट्स वगैरह थे, उनको ये लगता था कि their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past। कि मतलब अगर हम कॉमन कल्चरल पास्ट को लोगों से शेयर करेंगे, अपने हेरिटेज को कलेक्टिवली शेयर करेंगे, तो इससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। तो इसमें जो रोमांटिक्स वाले जो फिलोसफर थे, जैसे एक जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड के बारे में बताया गया है। उन्होंने क्लेम किया था कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ये दास वॉक जो थी, इट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, उसके थ्रू उन्होंने कहा
कि भाई ट्रू कल्चर जो है, जर्मन कल्चर जो है लोगों के अंदर डिस्कवर करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? फोक डांसेस, सॉन्ग्स, पोट्री, इससे जो है लोगों में जो है नेशन के प्रति अपनी फीलिंग को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है बेटे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाले टॉपिक में जो है क्वेश्चन कई बार आ गया है कि किस तरीके से एक्सप्लेन 3 ways in which the nationalist feeling were kept alive in Poland in 18th and 19th century। यहाँ पर आपको अब पोलैंड का केस नजर आएगा। इसमें जो है देखिए, ये जो रोमांटिक जितने भी फिलोसफर्स थे ये बात करते थे कि आप कल्चर के थ्रू लोगों में जो है फीलिंग डेवलप कर सकते हैं नेशन के प्रति। अब पोलैंड का मैंने आपको जिक्र करा था ना कि पोलैंड का कुछ हिस्सा जो है रशिया को दे दिया गया था, है ना। तो अब इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूं मैं कि किस तरीके से लैंग्वेज ने या उनके कल्चर ने, लोगों ने जो है किस तरीके से पोलैंड वाले लोगों में फीलिंग जो है नेशनलिज्म की डेवलप करी, और उन्होंने जो है कोशिश करी रशिया से अपने आप को अलग करने की। ठीक है, द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर होता है बेटे जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to the large audience who were mostly illiterate। कि मतलब किस तरीके से भाषा ने जो है लोगों में, जो इलिटरेट लोग थे उनको भी मैसेज किया, वो भी नेशनलिस्ट मैसेज। अब यहाँ पर पोलैंड का मैं आपको जिक्र करूंगी। ये मैंने आपको बताया था जब ट्रीटी ऑफ वायना जब साइन हुई थी, तब रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन सबको जो है कुछ कुछ एरियाज मिले थे। तो रशिया को जो है पोलैंड का हिस्सा मिला था, ठीक है ना। पोलैंड जो था तब कोई नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। मतलब ये जो पोलैंड जो था ना बेटे, ये रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया था, इसके अंडर आ गया था। लेकिन वहां पे जो ये जैसे कैरोल कॉर्पिंस्की है, इन्होंने जो है लोगों के अंदर ऐसे बड़े सारे जो है नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने पोलैंड के लोगों में फीलिंग डेवलप करी नेशनलिज्म के प्रति, अपने देश के प्रति, कि हमें जो है इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनना है। कैसे? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है उससे नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया गया, कि हाउ लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको पोलैंड का उदाहरण देना पड़ेगा कि भाई पोलैंड जो थी वो रशिया के अंडर था, और लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। होता क्या था कि जो ये रशियन ने जब ऑक्यूपाई कर लिया तो पॉलिश लैंग्वेज को जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और रशियन लैंग्वेजेस को जो है इम्पोज करा गया जबरदस्ती, कि भाई आप पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed। मतलब लोगों ने रिबेल करा, रशिया रूल के खिलाफ आवाज उठाई 1831 में, लेकिन उसको क्रश कर दिया गया। लेकिन फिर भी पोलैंड के लोगों ने हार नहीं मानी। बहुत जो क्लर्जी मेंबर्स थे पोलैंड के, उन्होंने लैंग्वेज को एक एज अ हथियार बनाया ताकि वो बगावत कर सके रशिया के खिलाफ लैंग्वेज यूज करके। क्या करते थे वो लोग? वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज करते थे, चर्च की गैदरिंग्स में जो है पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे, और भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इससे क्या हुआ, बड़े सारे प्रीस्ट को, बाइशॉप्स को जो है जेल में भी डाल दिया गया। रशिया की अथॉरिटीज ने उनको साइबेरिया में ना इनका रशियन का जेल माना जाता है, वहां पर जो इनको ऐसे लोग होते हैं, मतलब ये एक द्वीप में बना हुआ है साइबेरियन जेल, तो वहां पर भेज देते थे ताकि ये लोग आ ही ना सके एज ए पनिशमेंट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉलिश लोग जो थे, जो पोलैंड के लोग थे, किस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज को यूज करा फॉर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ठीक है, लैंग्वेज को किस तरीके से उन्होंने यूज करा। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये ग्रिम्स ब्रदर थे जो कि फॉक टेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग, Grimm's fairy tales is a familiar name. The brother Jacob and William Grimm was born in German city। ये क्या करते थे, ये जगह जगह, ये विलेज टू विलेज घूमते थे और ये टेल्स के बारे में, पुरानी कहानियां, उनको जो है इकट्ठा करते थे ताकि लोगों में जर्मन स्पिरिट जो है डेवलप करने के लिए, टू स्पिरिट द जर्मन स्पिरिट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ फ्रेंच। ठीक है ना, ये आपको याद होगा कि फ्रांस में जो है
जब नेपोलियन था तो उन्होंने क्या करा था, जर्मन स्टेट्स 39 जर्मन स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था। तो एक तरीके से वो वहां पर अपनी चला रहे थे। तो ये लोग, ये जो थे दोनों ब्रदर्स, ये जगह जगह घूमे लोगों में जर्मन सेंटिमेंट को प्रमोट करने के लिए, स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए, मतलब फ्रांस के अगेंस्ट ये बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। ये जो है इसमें मैं आपको बताना चाहती थी कि 1815 में जो है ट्रीटी ऑफ वाइना हुई थी, और 1815 से 1830 तक जो है मोनार्की थी। ठीक है, पता नहीं कैसे हट गया, इसमें भरा हुआ था मैंने, पता नहीं कैसे हट गया, छोड़ दे। ठीक है बेटे, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। आई होप अभी तक आपको सबको समझ में आया होगा सारा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई। 1848 की भी आपको पता चला गया कि फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन की गई, और वहां पर जो है क्या एस्टेब्लिश हो गया, 1830 से लेके 1848 तक जो है वहां पर क्या थी। अब क्या हो गया बताइए। नहीं यार, आप इतना ध्यान से जो है इसको आप पढ़ेंगे कि भाई जुलाई 1830 में जो है रेवोल्यूशन हुआ, ये मैंने अभी आपको बताया ना, बॉर्बन डायनेस्टी जो है उसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, अब याद रखिएगा। लेकिन अब मैं जो आपको इस टॉपिक में पढ़ाने जा रही हूँ, इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई फिर से। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस। देखिए बार बार फ्रांस से ही जो है यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो है इम्पैक्ट पड़ा, तो मैं फिर से फ्रांस की बात कर रही हूँ बेटे कि 1830 से लेकर 1848 तक वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई। लेकिन अब आप देखना इसमें अब आगे क्या हुआ, 1848 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो जाती है और फ्रांस में जो है रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक फ्रांस बन जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब 1830 में जो है दे वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक हार्डशिप होती है यूरोप में, बड़ा कठिन टाइम होता है। देखिए क्या होता है बेटे, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये बॉक्स जो मैंने ओपन करा है इसको आप ध्यान से देखेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पर मैं 1830 के बाद की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और बड़े सारे लोग, अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों को काम की तलाश होती है, तो वो अर्बनाइजेशन भी होती है। अर्बनाइजेशन का मतलब पता है ना, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, सिटीज में जाना। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है। इवन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी टाइम पहले ही हो गई थी, तो इंग्लैंड का जो सामान था ना वो फ्रांस में जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड से। अब एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है बेटे, इंग्लैंड से जो है सामान जो है इंपोर्ट किया जा रहा है फ्रांस में। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है ना उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोग अर्बनाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको काम की तलाश है, तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की ओर मूव कर रहे हैं। अब वहां जाके उन्हें काम तो मिल रहा है, लेकिन उनको कहाँ पे रहना पड़ रहा है, स्लम एरियाज में रहना पड़ रहा है, ओवर क्राउडेड स्लम्स हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंग्लैंड से सामान जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पहले आ गई, तो वहां पर चीप मशीनरी गुड्स हैं इंग्लैंड से जो कि फ्रांस में मंगाई जा रही हैं। अब किसका काम खत्म हो जाएगा जब सस्ती चीप मशीनरी गुड्स आएंगी, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स का, जो गांव में काम कर रहे हैं, जो टाउन्स में काम कर रहे हैं, उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये बेसिकली बात हो रही है बेटे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, कपड़े की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरी तरफ
यूरोप में जो है एरिस्टोक्रेसी अभी भी इंजॉय कर रही है पावर। एरिस्टोक्रेसी तो पावर इंजॉय कर रही है, अभी मोनार्की बहुत सारे हिस्सों में है। पीजेंट्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अभी भी जो है फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। बिग लैंडलॉर्ड्स को जो उन्हें ड्यूज देने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं। और एक और वहां पर विडंबना देखिए ना, एक और जो क्या सिचुएशन हुई कि राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उतना खाना भी तो होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, बैड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल नहीं हुई है, फूड की शॉर्टेज हो रही है। अब जब फूड की शॉर्टेज हो रही है तो प्राइसेस राइज हो गए। तो लोग जो हैं इन सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। तो अब जब हमारे देश में कुछ भी गलत होता है तो हम फटाफट सरकार को ब्लेम करते हैं। सिमिलरली इन लोगों ने भी ब्लेम करा कि भाई ये तो लुइस फिलिप, याद है ना, लुइस फिलिप बताया था अभी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है स्टैब्लिश हो जाती है फ्रांस में 1830 में। तो अब लुइस फिलिप को सब सोचते हैं कि यही है सारी बात, लड़ाइयों का जड़ जो हमारी समस्याएं हैं। तो उन्होंने क्या करा, लुइस फिलिप जो है उसको भागना पड़ा, ऐसी सिचुएशन आ गई क्योंकि पॉपुलेशन सारी पेरिस की रोड्स पे आ गई, मार्क काटने के लिए तैयार हो गई, कि लुइस फिलिप को वहां से भागना पड़ा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर फ्रांस की स्थिति की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस, कि नेशनल असेंबली जो वहां पर थी उसने फिर प्रोक्लेम्ड कर लिया रिपब्लिक। ठीक है, 1815 में ट्रीटी ऑफ वायना आती है, फिर 1815 से 1830 तक मोनार्की रहती है, फिर 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, और फिर 1848 में जो जो मिडिल क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो फिर जो है वो रेवोल्यूशन करके पहले तो ये मोनार्की ले आते हैं। लेकिन अब फ्रांस की क्या स्थिति हो जाती है ये मैंने आपको बताया। इवन फ्रांस की नहीं, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी स्थिति होती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने को कुछ है नहीं, बैड हार्वेस्ट हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो पीजेंट्स और जो ये फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं सरकार के, कि लुइस फिलिप को वहां से भागना पड़ता है। और फिर फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली जो है फिर से रिपब्लिक को प्रोक्लेम कर देती है। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है बेटे? जब जो राजा होता है वो इलेक्ट होगा, ठीक है। ये जैसे अब हमारा देश भी रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा हेड होगा वो इलेक्ट किया जाएगा। अब ग्रांट सफरेज टू ऑल मेल्स, अब कोई भी मेल है जो 21 साल से बड़ा है उसको जो है वोट डाल सकता है, और उसको गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट की जिक्र किया गया है, सिलीसिया के बारे में जिक्र किया गया बेटे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एक मैं आपको जस्ट एक स्टोरी टाइप में बताना चाहती हूँ कि वीवर्स थे, कहाँ पर थे? सिलीसिया में। सिलीसिया कहाँ पर थी? डेट वाज अ प्लेस इन प्रूशिया। ठीक है, ये जो प्लेस थी इसके बाद लेटर ऑन इसको डिवाइड कर दिया गया था, जर्मन और पोलैंड में ये बट गया था ये हिस्सा। लेकिन मैं ये जो सिलेसिया था ये पहले जो था प्रूशिया का ही एक हिस्सा था। तो यहाँ पर क्या थे बेटे? वीवर्स रहते थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, जो छोटे छोटे जो वीवर्स थे, वो कपड़े की बुनाई करते थे, कॉटन वीविंग करते थे। अब उनको काम कौन देता था? कॉन्ट्रैक्टर्स देते थे। ये इनका जो कॉटन वीविंग का काम करते थे। तो जो मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, ये बड़े बेकार लोग थे जो इनको काम ला के देते थे। ठीक है। तो अब इन जो वीवर्स थे कहते थे कि भाई हमें हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए, लेकिन ये सुनते नहीं थे, ये इनकी बात नहीं सुनते थे और इनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने जो है वीवर्स ने जो है बगावत कर दी थी इन लोगों के खिलाफ। That the contractor fled with his army to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours. ये आप पढ़ लेना, इसमें इतना सा कुछ नहीं है, बस यही है कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सेलिसियन वीवर्स अपराइजिंग। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इनको ये वीवर्स को काम देते थे, लेकिन ये इनका शोषण करते थे, बहुत कम पैसे देते थे वीविंग के अगेंस्ट, जो इनको देने चाहिए थे ज्यादा, लेकिन देते नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अब रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि रेवोल्यूशन किस तरीके से पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने करा, ठीक है ना, लोगों ने करा, पीजेंट्स और फार्मर्स वगैरह ने।
अब जो है इसका फायदा किसने उठाने की कोशिश करी? लिबरल्स ने। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने भी सोचा कि हमें इस टाइम पर रेवोल्यूशन करना चाहिए और मोनार्क को जो है खत्म करना चाहिए, मोनार्की को खत्म करना चाहिए और नेशन स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है ना, कि मतलब अभी रेवोल्यूशन तो हो ही रहा है अलग अलग यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, तो इस टाइम पर हमें जो है लोगों को नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर डालनी चाहिए। और वो किस तरह डलेगी? अभी बताया था, रोमांटिज्म के थ्रू, मतलब थ्रू कल्चर, थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, इस इन सब के थ्रू जो है लोगों में ये फीलिंग डालना नेशनलिज्म की भावना की। तो अब 1848 का रेवोल्यूशन कौन कर रहा है? लिबरल्स कर रहे हैं। और लिबरल्स में कौन आते हैं? मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, तो the events of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic-based universal male suffrage had been proclaimed। ये मैंने आपको बता दिया कि 1848 में जो फ्रांस में क्या हुआ, मोनार्की खत्म हो जाती है और वो फ्रांस जो है वो रिपब्लिक फ्रांस जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस डिड नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि जर्मनी, ये सब अभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने हैं अभी भी। जैसे इस पार्ट में हमने यही पढ़ना है कि कैसे बने। बेसिकली 3 कंट्रीज का हम पढ़ेंगे, जर्मनी का पढ़ेंगे बेटे, एक हम इंग्लैंड का पढ़ेंगे और एक इटली का। ठीक है, पोलैंड का भी आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। अब ये जो लिबरल्स हैं ये कहते हैं कि इनकी डिमांड होती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ठीक है, कि भाई एट दैट टाइम देयर वर मोनार्की एट डिफरेंट प्लेसेस, सो दे वांट कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होना चाहिए और नेशन का यूनिफिकेशन होना चाहिए। जो अलग अलग एम्पायर्स ने जो है हमारे जो है अलग अलग लोगों पर जो है वो कर रखा है, राज करते हैं, तो हमारे अगर एक ही लैंग्वेज बोलने वाले या एक ही कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले लोग, उनको मिल जाना चाहिए और एक नेशन स्टेट को यूनिफाइड करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इनका बेसिकली ये डिमांड था। ठीक है, मतलब ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक जर्मन रीजन जो मैंने बताया था, जर्मन स्टेट्स थी, उनका लेके चल रही हूँ। वहां पर किस तरीके से इन्होंने जर्मनी को, जर्मन जो जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने किस तरीके से इकट्ठे हुए और वो जर्मनी बनाने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गया था इस टाइम पर जो ये रेवोल्यूशन हुआ था इनका। तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है एक तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पर है, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था वहां पर, किस तरीके से जर्मन रीजन ने जो है कोशिश करी जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने की। ये सारे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। तो क्या हुआ बेटे, जो जर्मन रीजन्स थे वहां पर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो लोगों ने बनाई थी, जो कि कौन से लोग थे, उनके मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन ये सब लोग थे, ये सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है ना हम उसको वोट करेंगे। फ्रैंकफर्ट ना एक सिटी है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट जो है इट इज अ सिटी, वो प्रूशिया में है। देखिए अभी बार बार मैं प्रूशिया प्रूशिया बोल रही हूँ, एक्चुअली ये प्रूशियन एम्पायर ही जो है ना यही बाद में जर्मनी बनता है। ठीक है, ये जर्मन स्टेट के अंदर ही आता है प्रूशियन एम्पायर। तो इन लोगों ने ना जितनी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन में जिसमें मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे। ये सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में ये सारे इकट्ठे हो गए। तो क्या हुआ, जो इनके 1848 18 मई 1848 में जो 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब इन पॉलिटिकल एसोसिएशन ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बना लिए जो भी चुने हुए थे 1831, ये जो है क्या करते हैं, मार्च करते हैं इन फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट कहाँ पे होती है उस टाइम पर? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। ठीक है, कि पार्लियामेंट थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती थी कहाँ पर? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। तब वहां पर बेटे जो इनका यहाँ पर जो प्रूशियन एम्पायर में जो वो राजा था ना, उस टाइम पर उसका नाम था विलियम फोर, किंग ऑफ प्रूशिया था। ठीक है, विलियम फोर।
फ्राइडरिक विलियम फोर जो था किंग ऑफ प्रूशिया था, ये आपको लर्न करना है। उस टाइम का जो मोनार्क था, जो राजा था, किस टाइम पे, प्रूशियन के बारे में बता रही हूँ ना, प्रूशिया का जो राजा था फ्राइडरिक विलियम फोर जो थे, उस टाइम पे राजा थे। अब हुआ क्या, सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या अपने 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया, जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव बने, जो इनके नेता बने। और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में लगती है, हम वहां पर जो है किसको वोट देंगे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को। अब ये सारे लोग वहां पर गए, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और मोनार्क को कहा, राजा को दे दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन की भाई अब जो है ना, तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे, मतलब तुम्हारे जो पहले जो तुम अनलिमिटेड पावर्स को एंजॉय करते थे, अब तुम ऐसे एंजॉय नहीं करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने ड्राफ्ट किया है, उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। लेकिन अब वो जो, अब एक बात बताओ, एक राजा है जो अनलिमिटेड पावर्स एंजॉय कर रहा है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मान लेता? तो जो ये फ्राइडरिक विलियम फोर थे ना, जो किंग ऑफ प्रूशिया थे, उन्होंने एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरे राजाओं को साथ मिलकर ना, ये जो इन्होंने असेंबली बनाई थी, क्या असेंबली का नाम था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जो इन्होंने बनाई थी कि भाई हम इसको वोट देंगे, इसको जो है सप्रेस करने की कोशिश करी, ठीक है, कि इसको अपोज करा गया। वाइल द ऑपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री वाज स्ट्रांग, क्योंकि मिलिट्री उस टाइम पर स्ट्रांग थी, राजा लोग जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग थे, तो पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु डिसिस्टेड द ये, तो इन्होंने जो है इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं होने दिया और इन्होंने अपोज करा, रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल एकदम, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट थी, इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। यानी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, जो वर्कर्स जो थे, या जो आर्टिस्ट थे, या जो फार्मर्स थे, उन्होंने जो है पहले से ही बगावत कर रखी थी। लेकिन यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो ये लोग इकट्ठा हुए, सिर्फ मिडिल क्लास लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड, जो आर्टिसंस की डिमांड को कुछ नहीं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, जिस वजह से इनको जो है इनका सपोर्ट नहीं मिला, मिडिल क्लास को, वर्कर्स को और आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला। और एट द एंड क्या होता है कि ये जो असेंबली बनती है, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिसबैंड हो जाती है, ठीक है, कि मतलब सेना को बुला लिया जाता है और ये असेंबली टोटली फोर्स टू डिसबैंड, ठीक। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आता है क्वेश्चन कि भाई रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि लिबरल्स ने किस तरीके से रेवोल्यूशन करा उस टाइम पर 1848 में। लेकिन एंड में जो ये मिडिल क्लास थी, इन्होंने जो है, जो पहले वर्कर्स और आर्टिस्ट, इनकी डिमांड को रखा ही नहीं, जिस वजह से इनका सपोर्ट इनको नहीं मिला और अंत में इसको डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक जिक्र किया जाता है वुमेन के बारे में कि भाई वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी रेवोल्यूशन लाने के लिए, उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स को फाउंड करा था, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती थी, डेमोन्स्ट्रेशन करती थी, लेकिन इससे उनको ज़्यादा फायदा मिला नहीं, ठीक है ना, उनको कोई इवन वोटिंग पावर्स भी नहीं मिली थी। ये इस फोटो में ये बताया भी गया बेटे, ये देखिए, ये जो ऊपर ऊपर ये बैठी हुई है ना, ये सारी वुमेन्स हैं, ये लेडीज ऊपर बैठी हुई है, मतलब ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है चल रही है सेंट पॉल चर्च में, लेकिन यहाँ पर ये लेडीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये सिर्फ देख सकती है, यानी उनको राइट टू वोट नहीं मिला था, ठीक है। ये देखिए लिखा है, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ए ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर उन्होंने जो है रोल प्ले करा था। अब जो है मोनार्क को समझ में आ गया था कि भाई बार बार रेवोल्यूशंस हो रही हैं, तो हमें जो है कुछ हद तक ढील देनी पड़ेगी। तो आफ्टर 1848 क्या होता है बेटे, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, दे बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, कि भाई वो कितना कितना जितनी भी रेवोल्यूशंस हो रही थी उनको कितना दबा लेते, फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई थोड़ी बहुत चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, जैसे कि सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में। अब ये भी याद है कि हैब्सबर्गर एम्पायर जो था, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था कहाँ पर था, ऑस्ट्रिया हंगरी में, याद है ना। तो जो हैब्सबर्ग रूलर थे, उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी थी कुछ हंगरियंस को, हंगरी पर कंट्रोल था हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो उन्होंने कुछ उनको भी अथॉरिटी, कुछ ऑटोनॉमी पावर प्रोवाइड कर दी थी 1867 में, ठीक है। अब हमारा जो लेफ्ट ओवर पार्ट है बेटे, वो यही है जो मैंने आपको बताया, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड इंग्लैंड,
कि किस तरीके से नेशन स्टेट बने थे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, अब आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछिए, कमेंट सेशन में आप लिखिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।